प्रिय मित्रों, आज हम देखते हैं धोरण 10 हिंदी विषय यानी कि सेकंड लैंग्वेज। और पाठ का नाम है, पाठ चौथा है, उसका नाम है एक प्रश्न चार उत्तर, जो श्री प्रकाश जी ने लिखा है। तो देखिए, उनका श्री प्रकाश जी का जन्म सन 1890 ईस्वी सन और उसकी मृत्यु सन 1971 में हुई। तो पहले जो ये एक प्रश्न चार उत्तर, उसका विषय प्रवेश करते हैं हम। तो जो ये लेखक है, लेखक को यह प्रश्न अक्सर कचोटता रहता है कि देश में कई विशेष पुरुष के होने और बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। अवसर आने पर वे यह प्रश्न अपने उन विदेशी मित्रों से भी पूछने से नहीं झिझकते जिन्हें यहाँ रहते हुए देश के बारे में अच्छी जानकारी होती है। प्रस्तुत पाठ में यह सवाल उन्होंने, लेखक ने अपने चार विदेशी मित्रों से पूछे हैं। चारों महानुभावों ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने ढंग से दिया है। इसका निष्कर्ष यह है कि देश तभी उन्नति कर सकता है जब सभी लोग पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठापूर्वक करने में अपने काम में लग जाए। तो देखिए, ये जो श्री प्रकाश जी है ना, उसने अपने चारों मित्र है, विदेशी है, उसने पूछा है कि हमारे देश में महान व्यक्ति है, फिर भी हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। तो चारों विदेशी मित्र कहते हैं कि आपके देश में जो लोग हैं ना, वो ईमानदार नहीं है, लगन से काम नहीं करते, निष्ठा से काम नहीं करते और अपने अंदरों अंदर विश्वास ही नहीं है और बड़े आलसी है। ये सब होने के कारण हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है। तो ये निष्कर्ष बताया है कि काम लगन से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक एक दूसरे पर विश्वास करके काम करना चाहिए। तो देखिए, अब कहानी आगे चलाते हैं हम। कि कहानी ऐसी है, आप देखते जाइए कि मैं यहाँ से आपके सामने पेश करता हूँ। पाठ चौथा, एक प्रश्न और चार उत्तर। तो चार उत्तर क्या क्या है और प्रश्न क्या क्या है, देखिए। सबको एक ही कुछ न कुछ खप्त होता है। मित्र, यहाँ एक खप्त शब्द हिंदी में धुन होता है, उसका अर्थ होता है धुन। ये जो कठिन वर्ड है उसका अर्थ है धुन। तो मैं फिर से वाक्य पढ़ता हूँ। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं और उनके किसी शुभ अवसर पर मैं पूछता हूँ, सहृदय यानी कि दयालु भाव से, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है। लेखक पूछते हैं अपने मित्र को, जो विदेशी मित्र है उसको पूछते हैं लेखक प्रकाश जी, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति, प्रगति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच शर्म करते हैं और शिष्टता यानी कि बलमन साहत, शिष्टता उसका अर्थ है बलमन साहत के नाते क्षमा चाहते हैं। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनके उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ, यानी कि उसको उत्तर देने के लिए मजबूर कर देता हूँ। मजबूर उत्तर देते हैं। तो उसका जो मेरे पहले एक मित्र वृद्ध ईसाई है, ये लेखक है ना श्री प्रकाश जी, उसके एक मित्र है, ईसाई है, यानी कि पादरी है। तो उसको पूछते हैं, उनकी उम्र है ईसाई की, वे
36 वर्ष से उम्र नहीं, कितने साल से भारत में रहते हैं? वे 36 साल से भारत में ईसाई मत के प्रचार में, तो उतना नहीं पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं। वो जो ईसाई है उनकी पत्नी के साथ भारत में रहते हैं। भारत देश में जो स्त्रियों की स्थिति है ना, उसको सुधार करने के लिए अपने देश में है। तो उसको पूछते हैं, मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार यानी कि सम्मान और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो देखिए प्रकाश जी उनको पूछते हैं पादरी जी को कि हमारा देश क्यों उन्नति नहीं कर रहा है। तो ये 36 साल में पत्नी के साथ रहते, वो कहते हैं तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो भारत के लोग हैं ना, अपने काम में गर्व नहीं है। देखो गर्व यानी कि जो काम ऐसा करो कि अपने काम में हमें प्रशंसा होनी चाहिए, यानी कि हमें सुखद लगे कि ये काम मैंने किया है तो गर्व से किया है, सुखद हमें लगे, सुख की भावना हो, ऐसा काम होना चाहिए। तो पादरी जी कहते हैं तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द में बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति यानी कि ज़्यादा शब्द में वह दरख्वास्त देता है, आवेदन पत्र लिखता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगते हैं। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। षड्यंत्र એટલે भीतर तो बुरा काम करने लगते हैं, मालिक का खराब करते हैं और मालिक की नाको दम कर डालता है। नाको दम डालना ये मुहावरा है, बहुत परेशान करना। और देशों में भी लोग नौकरी की दरख्वास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए, ऐसा मन में भाव रख कर काम करते हैं कि मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं होगा। ये बात है। पादरी जी कहते हैं अपने जो ये भारत के लोग हैं अपने काम में गर्व नहीं लेते। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, सदाचार रखना चाहिए। नहीं, मान मर्यादा यानी कि सदाचार, कठिन शब्द है मान मर्यादा, सदाचार। एक जाति वाले दूसरे जाति वालों को मान नहीं देते। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की ओर, बढ़ई यानी कि सुथार, अपने औजारों की ओर, दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण, लंबी गुलामी के कारण, दास्ता यानी कि गुलामी के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न करने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधय श्रेय संस्कृत में लिखे थे, उसका अर्थ हिंदी में है अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए ख़त्म हो जाना चाहिए और उत्तम काम करे, यानी कि
श्रेयस्कर यानी कि उत्तम काम होना चाहिए। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो ये जो पहला लेखक का मित्र है, पहला पादरी, ये कहते हैं कि इसी तरह तो आपके देश में है, इसलिए आपका देश प्रगति नहीं कर रहा है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। दूसरा मित्र क्या कहता है, देखिए लेखक का जो दूसरा मित्र है ना, सरकारी कर्मचारी है और ये फॉरेन से दूसरे देश से हमारे देश में है, 30 साल से रहते। मैं आगे चला तो देखिए, दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS यानी कि IAS के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। गवर्नमेंटी यानी कि सरकारी, ये कठिन शब्द है, गवर्नमेंटी सरकारी। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। वही सवाल, कौन सा सवाल, कि हमारे देश में इतने महानुभाव होते हुए भी हमारा देश क्यों उन्नति नहीं करता। तो ये जो वृद्ध सरकारी कर्मचारी कहते हैं, उत्तर उसको देते हैं लेखक को, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। देखो हमारे देश के लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है, समूह का जो कर्तव्य होता है, उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, पर यह गुण हम भूल गए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। एक दूसरे को विश्वास नहीं। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय पर दाम पैसे मिल जाएंगे। किसी किसी को विश्वास नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। और आगे देखिए, रेलगाड़ी पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले जैसे मुसाफिर उन्हें साथ देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उच्च स्थान लेगा और व्यवस्था का शोर न मचाएगा, न और प्रकार से तंग आएगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाले मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह ना छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। अब देखो उदाहरण बहुत दिए है उसमें, फुट वालों को, सड़क पर चलने वालों को, या सुई फेंकने वालों को, और अलग अलग उदाहरण से। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, तुरंत की सुविधा। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते, दूसरे का ध्यान नहीं रखता, मतलब ऐसा। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए। अविश्वसनीय यानी कि जिस पर विश्वास न किया जाए। ये मित्र शब्द समूह के लिए एक शब्द है, अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास न हो वह अविश्वसनीय। और अस्पृश्य हो गया, अस्पृश्य शब्द है, कठिन शब्द, उसका अर्थ होता है अछूत। आगे देखिए, हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। आत्मा न प्रतिकुलानी परेशा न समाचरित, अर्थ होता है हम अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालते। तो मित्र यहाँ भी जिम्मेदारी की बात बताई है दूसरे कर्मचारी ने। अब जो प्रकाश जी है ना लेखक, ये तीसरी व्यक्ति है, एक बाहर की, वो स्त्री है, उनको पूछते हैं
तो देखिए आगे पन्ना नंबर 9 पर दूसरा पैराग्राफ। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा, यानी कि उनको भी मैंने पूछा। उनका उत्तर था, तो ये देखो तीसरी व्यक्ति स्त्री है, उनको पूछते हैं प्रकाश जी कि हमारा देश उन्नति प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। तो कहती है तुम लोग बड़े आलसी हो। तो ये स्त्री है ना, कहती है भारत के लोग, तुम लोग बड़े आलसी हो। सही बात है। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। बराबर है। मेहनत करना तो हमने मर भुक्खों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं ये सब अधिक यानी कि ज़्यादा परिश्रमी रहे, अथक परिश्रमी रहे। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। आराम शुरू तो हम है, शुरू में वो ज़्यादा काम करूँगा ऐसा बोलते हैं, बाद में नहीं करते काम। आराम शुरू तो हम है, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने झिकने में जितना समय हम बिताते हैं, उतना यदि काम में बितावे तो हम देश को और अपनी काया पलट कर सकते हैं। काया पलट करना ये भी एक मुहावरा है। तो हमें देश में परिवर्तन ला सकते हैं। काया पलट करना यानी कि हम परिवर्तन ला सकते हैं, परिवर्तन लाना। तो अगर हम व्यर्थ समय नहीं बिगाड़ेंगे तो हम अपने देश में परिवर्तन ला सकते हैं। और आगे देखिए, हम लोग बड़े आलसी। इसी तरह जो तीसरी व्यक्ति है, एक स्त्री, प्रकाश जी की जानी पहचानी, कहती है कि हम लोग बड़े आलसी है, भारत के लोग बड़े आलसी है। सही बात है। तो आगे देखिए मित्र, चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्ध स्त्री थी। अब 4 प्रश्न है ना, तो चौथी व्यक्ति है एक बहुत वृद्ध स्त्री है। वे संसार में प्रसिद्ध थी, पूरा विश्व में उसका नाम था। तो लेखक उनको पूछते हैं, मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया यानी कि उनको भी मैंने प्रश्न पूछा। क्या पूछा? हमारे देश में इतने महान व्यक्ति है, महानुभाव है, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करता। तो उनको पूछते हैं, हमने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिया है, आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उसका उत्तर था। तो ये जो वृद्ध स्त्री है ना, ये कहती है तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता यानी उदार दिल, सेवा। तुम जो भारतीय लोग हैं ना, जो उदार, एक दूसरे के प्रति उदार होना चाहिए, ये नहीं है। तो देखिए चौथी स्त्री कहती है तुम लोगों में उदारता नहीं है। अब किस उदारता की बात करते, देखिए विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं आने देते। सही बात है। स्वयं को ही आगे रहना चाहते। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका नाम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्ध की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए हैं। उदाहरण है, बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार यानी खोज, कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। किसी ने
सिखाया नहीं ये औषधि जानने वाला ने, और ये औषधि लुप्त हो गई। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है, धंधे, पेशे लगे धंधे में इतनी हरीफाई, मुकाबला हो गया है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स धृणित दाख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। चित्त व्याकुल हो जाना यानी कि दुखी हो जाना। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरह ध्यान नहीं दिया जाता। देखो, ये चौथी व्यक्ति एक वृद्ध स्त्री ने कहा कि तुम्हारे देश में तुम लोग उदार नहीं हो। जो संगीत जानता है ना वो मर जाता है, लेकिन अपने नीचे वाले को संगीत नहीं सिखाता, क्योंकि अगर वो सीख जाए तो मेरा मान कम हो जाएगा। ये इत्यादि पिता अपने पुत्र को व्यवहार नहीं सिखाते। अगर सीखे पुत्र तो व्यवहार बेटे ले लेते हैं, इसलिए ये मन में सोचते हैं। वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक भी दूसरों को नहीं सिखाते, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि मेरी जो विद्या है मेरा मान कम हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। ये बात है। अब उसका अंत में सार देखिए, छोटा सार है, थोड़ा देख लीजिए। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित्त काम में मन लगाना। दत्तचित्त यानी कि यह कठिन वर्ड है, कठिन शब्द है। उसमें दत्तचित्र होकर परिश्रम यानी कि काम में मन लगा न कर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदाहरण के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। और आगे देखिए, चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए हैं। भारत के देश के जो लोग हैं ना, वो अपने कर्तव्य और अधिकार भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहा है। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं, और इसी में अपने धर्म की तीसरी समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं पड़े हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ है, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, किंतु ठीक जगह से काम करने में है। यदि हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित यानी कि छोटा ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो। स्वतः मतलब स्वयं। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। तो जो काम करना जाने, काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन काम करो। दूसरे की राह मत देखो, दूसरे का वो काम करेगा और मैं बैठूँ, ऐसा मत करो। अपने आप काम में लग जाओ। तो ये जो पाठ यहाँ ख़त्म होता है, एक प्रश्न और 4 उत्तर। उसमें पहला प्रश्न है कि एक
लेखक कहते हैं कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, ये प्रश्न है उसका उत्तर। और दूसरा है कि भाई दूसरे कहते हैं कि तुम बड़े आलसी हो, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। और तीसरा प्रश्न है कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, हम लोग बड़े आलसी है, तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, और उसका प्रश्न 4 प्रश्न में तुम लोगों में उदारता नहीं है। तो ये सब होना चाहिए। तो मित्र, प्रश्नोत्तरी बाद में करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।